So let's start refraction from denser to rarer medium on the basis of wave theory. On the basis of wave theory. जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. कुछ छोटे मोटे ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं उनको भी स्टार्ट करें. तो जल्दी से समझ लीजिए कि जैसे हम रेयर टू डेंसर समझ चुके थे और रिफ्लेक्शन समझ चुके हो, तो अब आपको बहुत माइंड के अंदर पैटर्न सेट हुआ होगा कि इनको करना कैसे होता है. तो इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना देंगे. दिस इज द इंटरफेस, एक्स वाई इंटरफेस हो गई. अब इसके अंदर हम प्लेन वेव फ्रंट को लेकर के आएंगे. ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट को हम लेकर के आए. अब इसके अंदर छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे डायग्राम अच्छा बनेगा आपका. ध्यान रखना है कि जब आपको रेयर टू डेंसर में करना है, तो रेयर टू डेंसर में करना है तो आप जो प्लेन वेव फ्रंट लाते हो ये ऐसा है ना, और एक बार लाना है आपको डेंसर टू रेयर. तो ध्यान रखना कि जब रेयर टू डेंसर करना हो जिसके अंदर ये वाली डिस्टेंस जो है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है टाइम सेम टाइम इंटरवल के लिए, और उसमें डिस्टेंस कम आएगी. तो कोशिश ये करना कि इसको तो रखो इंक्लाइन, मतलब ये वाला एंगल इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट का ये वाला एंगल आई कहलाएगा. तो आई वाला एंगल ज्यादा रहे रेयर टू डेंसर में. और जब डेंसर टू रेयर में जाओ तो उसको आप इस तरह से रखना कि ये वाला एंगल आई कम रहे, क्योंकि हमको पता है कि रेयर टू डेंसर के अंदर जब रेस जाती है इस तरीके से, तो देखिए ये आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है. और डेंसर टू रेयर में इसका उल्टा बोल दूं तो आई छोटा हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा. तो हमें कोशिश ऐसे करनी है कि यहीं पर हम आई छोटा बनाए, यानी कि लेते हैं जब डेंसर टू रेयर करवाना हो तो प्लेन वेव फ्रंट को इस तरीके से आप क्या करवाइएगा, हिट करवाइएगा कि आई छोटा दिखे. तो यहाँ से जो भी प्लेन वेव फ्रंट्स आएंगी ये डिस्टेंस, क्योंकि अब ये डेंसर ऊपर वाला मीडियम होगा तो इसके अंदर ये जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कम होगी, क्योंकि स्पीड कम होगी, और इसके अंदर ये डिस्टेंस ज्यादा होगी. तो इस तरीके की कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है ना. तो देखिए अभी मैं यहाँ पे इसको उसी बेस पर करने वाला हूँ. तो हमने क्या किया कि एक प्लेन वेव फ्रंट ये इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं. ठीक, सो आप समझ सकते हैं कि एंगल आई शुड बी स्मॉल. एंगल आई स्मॉल रखने के लिए मुझे इस तरह की कुछ सिचुएशन चाहिए होगी. तो इसके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट लेकर के आऊंगा, आई छोटा होगा तो ये इस डिस्प्लेसमेंट इस तरह का हो जाएगा. तो यही रखने के लिए आप क्या कर लो, चाहो तो आप पहले ही नॉर्मल वगैरह ड्रॉ कर लो. अब सिचुएशन तो ये तो हमें समझ में आ ही चुका है कि वेव थ्योरी के बेस पे करना कैसे होता है. तो आप क्या करा करो, पहले इसकी ट्रिक क्या रहेगी बनाने की, पहले आप नॉर्मल रे डायग्राम्स बनाओ, तो उससे आपको क्या होगी, काफी आसानी हो जाएगी. तो आपने क्या कर दिया, ये आपका क्या हो गई, रे हो गई, इंसिडेंट रे, ये एंगल आई हो गया. उसके कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर अब जो एंगल आ रहा है वो इधर आएगा, अब जहां पे भी आएगा वो हम देख लेंगे अभी. तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे. इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री के साथ प्लेन वेव फ्रंट. तो ये देखिए ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट बन गया, ये हो गया टोटल 90 डिग्री. ठीक, दिखनी चाहिए, थोड़ी नहीं दिख रही होगी तो इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं. अरे तो इससे हो जाती है तो ऊपर जाते जाते रुक जाओ. बिल्कुल सही. तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे. इसके लिए स्केल का आप भी यूज करा करो यार, थोड़े रे डायग्राम्स अच्छे लगते हैं उससे. ये 90 डिग्री हो गया और ये एंगल हो गया आई इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का, और ये आपका चल रहा है प्लेन वेव फ्रंट. तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखेंगे तो 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, और ये टोटल 90 डिग्री होता है. तो ये 90 माइनस आई तो रिमेनिंग एंगल आई हो गया. तो आपको पता चल गया कि दिस इज द एंगल फॉर दिस प्लेन वेव फ्रंट. ठीक, बेटर क्लैरिटी के लिए सबको फिर से अब हटा दिया जाएगा. ये हटा दिया हमने, हटा दिया. तो कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए. ठीक है, आप चाहो तो आपके रजिस्टर में वन टाइम ये सब चीजें आप ऐसे डॉटेड फॉर्म में या ऐसे अलग से एक डायग्राम, एक और छोटा डायग्राम बना करके उसमें ये मेंशन कर दिया करो, ये 90 माइनस आई, ताकि रिवीजन करो ना उस टाइम कंफ्यूजन ना हो कि ये आई कैसे आया और ये 90 डिग्री. तो इसके भी दो अलग अलग सेपरेट डायग्राम, ये सिर्फ 90 माइनस आई तक रहने दो,
फिर इसके बाद वापस से एक डायग्राम बना लो, ये बना लो, और उसके अंदर क्या कर दो कि ये 90 माइनस आई और ये वाला 90, तो फिर अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एंगल आई। इस तरीके से थोड़े से छोटे मोटे काम करने चाहिए नोट्स इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब ये जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, इस पे जो भी रेज आएंगी वो कैसे आनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग मैं रे बना देता हूँ, यहाँ पर देखिए कि परपेंडिकुलर नजर आए और ये परपेंडिकुलर को हिट भी करवा देता हूँ। तो ये आ गई साहब आपकी इंसिडेंट रे थी एक तरह से, ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे। ये एक पॉइंट हो गया और एक दूसरा पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। ये हो गया क्लियरली 90 डिग्री पर। इसका मतलब बी पॉइंट से जो भी ये वेव्स स्टार्ट होंगी, ये वेव्स स्टार्ट होंगी, वो टी टाइम बाद यहाँ पर पहुंच रही, ठीक है, टी टाइम बाद यहाँ पे पहुंच रही है। तो टी टाइम अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है, टी टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा है, तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई होगी, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। सो हाउ मच डिस्टेंस वुड हैव बीन ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी इफ द medium 1 is denser medium, if this medium 1 is denser medium। तो इसके अंदर अगर denser है तो ये जो V1 होगी क्लियरली, और ये M2 medium बोल दे हम, M2 is आपका रेयर मीडियम, और रेयर की स्पीड बोल दी V2, क्लियरली डेंसर की स्पीड कम होती है और रेयर की ज्यादा होती है। तो आप लिख सकते हो कि here V1 is less than 2 V2, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1। तो D1 कितनी हो जाएगी, V1 T1, और D2 कितनी हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2। तो ये सिमिलरली V2 T2। अब टाइम तो सबके अंदर सेम लग रहा है, तो D1 इज इक्वल टू V1T, D2 इज इक्वल टू V2T, सिंस T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। कहने का मतलब जितने टाइम में ये यहाँ आएगी उतने टाइम में ये इसके नीचे भी तो ट्रेवल करेगी। अब इसकी स्पीड V1 इज लेस देन 2 V2 है, तो ये जो भी डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर हुई, तो ये 10 मीटर कम होगी, इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हो सकता है ये 20 मीटर आ जाए। 20 मीटर कहाँ पे आ जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर से ही उठ रहा है, वो 20 मीटर कहाँ पे होगा। अगर ये 10 मीटर की डिस्टेंस मान लूं और लेट्स सपोज इसकी डबल स्पीड रेयर में है, तो अगर इसमें 10 मीटर डिस्टेंस बी से सी तक की डिस्टेंस 10 मीटर है, जिसको हम सिंपली डी बोल रहे हैं, D1 इज इक्वल टू V1T। तो जो D2 डिस्टेंस होगी वो होगी V2T, यह V1T। तो जो V2T आएगी, अगर ये 10 है तो 20 मान लेते हैं, तो 20 कहां पे आएगी, यहां तक आएगी, यहां तक आएगी, यहां तक आएगी। तो हमें पता है फिर से कि इससे ज्यादा ही डिस्टेंस बनेगी, वो किधर बनेगी पता नहीं, लेकिन अगर मैं ये इसको D2T बोल रहा हूं, इसको D2 बोल रहा हूं, मतलब D2 इज इक्वल टू V2T बोल रहा हूं, तो इतनी D2 डिस्टेंस पर ही पूरा एक हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसको मैं ऐसे कंप्लीट कर देता हूं, इससे थोड़ा बड़ी दिखनी चाहिए भाई, कंपलसरी, बड़ी नहीं दिखी तो कोई फायदा नहीं है ना। जितनी है उससे आपको क्लियरली, मतलब बिल्कुल आराम से आपको पता चलना चाहिए, अच्छा हाँ यार ये देखो कि ये इतनी है, इससे तो बहुत ज्यादा बड़ी, तो ये हो सकता है फिर ये इससे इस हिसाब से बड़ी हो। तो ये कैसे आएगा, ठीक है, हो गया क्या हेमिस्फीयर, नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, थोड़ी सी इससे बड़ी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली ये जितना है उससे यहां लिया और इससे बड़े से इस पर एक हेमिस्फीयर ड्रॉ कर दिया, ये बन गया सा। अब इसके अंदर आने वाली सभी की सभी डिस्टेंसेस क्या बोली जाएंगी, ये भी यहां से यहां तक D2 इज इक्वल टू V2T बोला जाएगा, ये डिस्टेंस भी V2T होगी, है ना D2, ये डिस्टेंस भी V2T होगी D2, ये डिस्टेंस भी D2 ही होगी, ये डिस्टेंस भी D2 ही होगी, ठीक है, ये डिस्टेंस भी D2 ही होगी। तो सभी की सभी डिस्टेंसेस D2 ही है। इसमें से लेकिन हमारी D2 कौन है, हमारे D2 का मतलब कौन सी वेव रिफ्रैक्ट होकर के पहुंचेगी, क्योंकि ये तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी द ईच पार्टिकल रीचिंग एट द
interface of AC will be acting as a fresh source for upcoming secondary wave। जो भी इसके सोर्स पहुंच रहे हैं एबी प्लेन वेव फ्रंट से एसी लाइन पर, वो सभी के सभी वेव सभी के सभी जो लाइट सोर्स है वो आने वाली वेव के लिए फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। So all the waves reaching from plane wavefront AB on the surface AC will be acting as a fresh wave source for upcoming all secondary wavelets, right? And in same time interval, all will be reaching at the different level, but we know that in the second medium, if speed is v2, then in the t time interval, all the particles will be reaching at v2 is equals to d2, sorry, not all the particles, the particles from A or the waves from A in time t interval, it will be reaching at v2 is equals to d2 is equals to v2 into t distance, right? सबकी क्योंकि अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ टाइम टी टाइम में तो कुछ टाइम यहाँ पे लगा होगा, फिर उसके बाद ये वेव्स पहुंचेगी। तो हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से मान रखे हैं, ए और सी। तो ए वाला पॉइंट t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t टाइम में यहाँ तक पहुंची है सारी वेव्स। तो हो सकता है या तो ये वेव या ये वाली पहुंची या फिर ये वेव पहुंची या फिर ये वेव पहुंची। कौन सी पहुंची पता नहीं, हमारे लिए वेव फ्रंट कौन सा वाला बनना है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स की टेंजेंशियल सरफेस को ज्वाइन करने पर जो वेव फ्रंट बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। तो हमें पता है आउटसाइड पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन के ऊपर और नीचे एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो यहां से ध्यान से देखें तो केवल और केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकेगी, और वो मैं कर देता हूं, आप इसको देख लीजिए आराम से। केवल एक ही पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगी। ये देखिए जो लाइन हमने बनाई नहीं है, ये बना दी मैंने, ठीक, और ये इसको बना देता हूं मैं आगे की तरफ। ये देखिए इस पॉइंट पर, इसका मतलब ना ये काम की है, ना ये काम की है, ना ये काम की, इनमें से कोई सी भी काम की नहीं है। जो हमारे लिए रिफ्लेक्टेड वेव हुई होगी वो थी ये वाले। तो यहां से हमने क्या बोल दिया कि वेव्स यहां तक पहुंच रही है, ऐसे ये पहुंच गई आप प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। सो सभी की सभी रेज इस तरीके से है, यहाँ पे पहुंच गई, ये पहुंच गई, यही हमारा क्या कहलाए, ध्यान से देखें तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इस सांप को हटा दो, तो ये एंगल ही क्या बन रहा है, एंगल ध्यान से देखो आर, ये एंगल आर है। तो इसके अंदर किसके रेस्पेक्ट में आ रहे हैं, इस रे के रेस्पेक्ट में आ रहे हैं। ये रे क्या कहला रही है, रिफ्रैक्टेड रे कहला रही है। ये क्या कहला रहा है, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। देख लो शेप कैसा दिख रहा है, सी, और इस पॉइंट को बोल दिया डी। क्लियरली जो डिस्टेंस एडी है, इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड सीडी इज द टेंजेंट। AD is the radius, CD is the tangent. Both will be perpendicular to each other. Clear है? तो perpendicular है, तो अगर ये D पॉइंट से अगर इसको आगे बढ़ा दूं तो ये वेव फ्रंट, ये इसकी रे कहलाएगी, कहलाने भी चाहिए रिफ्रैक्टेड रे। इसके खुद के रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होनी नहीं चाहिए, है भी सही। हमने जो क्या हम किया बिल्कुल अच्छे से किया, सच्चे से किया, बहुत मजे से किया, ठीक, बन गया हमारा साहब रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव। तो हमने फिर ये पता चल चुका है इतने सारे केसेस से कि जिस हॉरिजॉन्टल के साथ जितने से इंक्लाइनेशन होगा प्लेन वेव फ्रंट का, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आई और आर होता है। तो ये एंगल आर होगा, ये एंगल आर होगा। इसको भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। अगर ये एंगल आर है आई के रेस्पेक्ट में, तो ये 90 माइनस आर होगा, ये 90 माइनस आर होगा, और ये 90 है, ये 90 माइनस आर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, 90 माइनस आर 90, तो रिमेनिंग एंगल कितना, प्रूव हो गया, बहुत बढ़िया, प्रूव कर दिया सॉल्व में। अब तो क्या प्रूव करना बाकी रह गया, स्नेल्स लॉ प्रूव करना बाकी रह गया। भाई ये तो हमने बोल ही दिया कि अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स वेव थ्योरी, द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट एंड देयर नॉर्मल ऑल लाइंग इन अ सेम प्लेन। ये फर्स्ट रूल सभी में फॉलो था। सेकंड रूल ये फॉलो करना है, द एम इज टू प्रूव स्नेल्स लॉ।
second law. So our aim is to prove laws of refraction. The laws of refraction. आपको एम मतलब एम पता होने चाहिए, तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ। तो यहां पर लिखूं, यहां पर हमको दो ट्राइंगल दिखने चाहिए। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल, दो राइट ट्राइंगल के पेयर नजर आ जाने चाहिए। पहला राइट ट्राइंगल दिख रहा है हमको। अगर आप ए बी सी चूज कर रहे हो, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी फिर प्लेन वेव फ्रंट वाली रे से स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा है ना, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। ए बी सी ले लिया मैंने, तो इसके अंदर ए के बाद बी लिया, इसका मतलब मैंने 90 डिग्री और बी को रखा, बी को फिर प्लेन वेव फ्रंट वाली लाइन ली। तो इसके अंदर सेकंड डायग्राम के अंदर अगर राइट एंगल चूज करूंगा, तो मेरे को लेना है 90 डिग्री वाली लाइन, साथ ही साथ वो प्लेन वेव फ्रंट भी हो, तो वो कहलाएगा सीडी। तो सीडीए कहलाएगा, ना कि एडीसी कहलाएगा, ताकि जब कॉन्ग्रुएंट करो आप तो उस टाइम पे आपको ध्यान दे। एंड इन ट्राइंगल सी डी इन ट्राइंगल एबीसी। सो फर्स्ट इन ट्राइंगल एबीसी एंड इसके अंदर ध्यान से देखें तो कॉमन कुछ कुछ दिख रही है, एसी कॉमन दिख रही है मुझे। कॉन्ग्रुएंट तो करना ही सर, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है ना। अच्छा, स्नेल्स लॉ प्रूव करना है, ठीक है। भावनाओं में बह गया था मैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमें प्रूव क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर, बिल्कुल ठीक। हमें क्या प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ लिखा नहीं ना यार, टू प्रूव स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू mu2 अपॉन mu1, बोले तो v1 अपॉन v2, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमें साइन आई निकालना पड़ेगा। फिर साइन आई निकालना पड़ेगा तो किसके अंदर साइन आई आएगा, फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर साइन आई बता दे, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या हो गया, चलो कम से कम एक जना तो जग रहा था है, जिसने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रख रखा था। मैं ही भावनाओं में रह गया, बाकी बच्चे तो नींद निकाल रहे थे। चलो बहुत बढ़िया। इशिका आप ही ने बोला है ना? यस सर। वेरी गुड। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बता सकते हो कि भाई सब लोग, भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लिख दूं, कौन सी लाइन परपेंडिकुलर, कौन सी लाइन हाइपोटेन्यूज? बीसी ओवर एबी। बीसी अपॉन एसी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बीसी अपॉन एसी है ना भाई, जहां पे एंगल और 90 डिग्री होता है वो बेस, तो इसका मतलब AB इज द बेस, BC इज द परपेंडिकुलर, AC इज द हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट इज हाइपोटेन्यूज। इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से अब R एंगल चाहिए, मतलब वही होता है कि यार सामने अगर एम होना तो ध्यान रहता है करना क्या होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर कौन सा ट्राइंगल ले लूं, CDA, ट्राइंगल CDA। साइन आर इसमें आ रहा है, साइन आर बताइए जल्दी से, क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, AD, बिल्कुल ठीक, AD अपॉन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा एम क्या है, साइन ए अपॉन साइन आर। इक्वेशन 1/2 कर दे, तो 1/2 वी गेट क्या मिलता है साहब हमको, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू BC अपॉन AC डिवाइडेड बाय AD अपॉन AC। AC से AC कैंसिल, ये क्या बन गया, BC अपॉन AD। BC डिस्टेंस है D1, AD डिस्टेंस है D2, और D1 की डिस्टेंस है V1T, D2 की डिस्टेंस है V2T, T से T कैंसिल, आंसर आ गया V1 अपॉन V2, और V1 अपॉन V2 आ गया, तो यहां से आंसर आ गया, इसको एक नेक्स्ट टाइम के अंदर कर देते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, बोले तो mu2 अपॉन mu1, which is called 1 mu2 constant, and this is the Snell's law, hence proved। तो यहाँ पे लिख देते हैं V1 mu1 V2 mu2 medium to rarer, ठीक है,
क्लियर? यहाँ पे मीडियम वन डेंसर लिख ही रखा है, वहां पे ये हमने मेंशन कर दिया V1 is less than to V2, ठीक है, V1 हो गया, V2 हो गया, सो hence true, ठीक। तो दिस इज द क्या refraction from denser to rarer based on Huygens wave theory. How many of you understood properly?